Hello everyone, let's start the class. But if you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram channel. As I have told you that I have lost my previous number. So I have created the new Telegram channel and the link of the Telegram is given in the description. So join it and there only I will send you the vocabulary and article. Now I will send you daily. So don't worry about it. So let's start. तो हमारा पहला शब्द क्या है? सर्ज. सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में इंक्रीज होना. ठीक है. सर्ज का मतलब ये वर्ब और नाउन दोनों की तरफ आप इसे यूज कर सकते हो. तो सडन एंड ग्रेट इंक्रीज. सर्ज का मतलब क्या हो जाता है? सडन एंड ग्रेट इंक्रीज. मतलब किसी भी चीज में बहुत तेजी से क्या आ गई है? इंक्रीज हो गया है, वो बढ़ गया है. आप सिंपली क्या याद रखोगे? आप इंक्रीज याद रखो. सर्ज शब्द आपको दिखाई देगा तो आपको क्या याद आना चाहिए? इंक्रीज याद आना चाहिए. ये शब्द हम लोग कई बार क्लास में कर चुके हैं तो अब आपको ये शब्द याद हो जाना चाहिए. इसी के कुछ सिनोनिम्स जैसे कि राइज, गेन, बूस्ट, स्पाइक. अब जैसे स्पाइक भी ना सर्ज ही है, बट इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं. जब कोई चीज ना अचानक से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाती है बट वो चीज टेम्पररी है. जैसे ना मान लो कोई फ्लू है, कोई इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है, तो उसके जो केसेस होते हैं वो अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं और फिर वो डिक्रीज हो जाते हैं. तो ऐसी चीज को हम लोग स्पाइक बोल देते हैं. अदरवाइज वो सर्ज का ही सिनोनिम है. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे सर्ज को वर्ब की तरह, वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह लगाया है. द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव सर्ज्ड. तो आप यहाँ पे इस सर्ज को आप किससे रिप्लेस कर सकते थे? इंक्रीज्ड से कर सकते थे और आपको मीनिंग समझ आ जाएगा. तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, अगर आपको जो मेन शब्द है वो समझ में आ गया और फिर भी आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे तो उसका इजी वाला वर्जन वहां पे पुट कर दो. ठीक है. सो द कंपनीज प्रॉफिट हैव इंक्रीज्ड, मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गए हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेग्रीगेट. सेग्रीगेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है अलग अलग कर देना. तो सेग्रीगेट कर दिया मतलब चीजों को सेपरेट कर देना. जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन सेग्रीगेट का सिनोनिम हो सकता है. क्योंकि देखो डिस्क्रिमिनेशन के दो मीनिंग होते हैं. एक तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है और भेदभाव में भी हम क्या कर रहे हैं? उनको अलग अलग कर दे रहे हैं. और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आपका ये तो डिस्क्रिमिनेट, मैं यहाँ पे वर्ब फॉर्म में बात करूंगी. सेग्रीगेशन हम नाउन फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम वर्ब फॉर्म पढ़ रहे हैं. तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट बोलेंगे. तो डिस्क्रिमिनेट को आप भेदभाव नेगेटिव सेंस में, बट डिस्क्रिमिनेट को हम लोग पॉजिटिव, यानी सिंपली हम जो डिफरेंस कर दिया चीजों के बीच में, जो हमने डिफरेंस कर दिया, सेपरेट कर दिया, वो भी डिफरेंशिएट होता है. तो वो चीज सेग्रीगेट का सिनोनिम हो जाता है. तो सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग कर देना. तो हम बहुत चीजों को अलग अलग कर देते हैं ना, अपने काम को हम डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं. और डिफरेंस के फॉर्म में लोगों में भेदभाव कर रहे हैं तब भी हम सेग्रीगेट कर देते हैं. सो सेग्रीगेट मीन्स टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स फ्रॉम द रेस्ट. सिनोनिम सेपरेट, इस सेट अपार्ट मीन्स अलग अलग कर दिया या आपने उस पार्ट को अलग ही रख दिया. आइसोलेट या फिर एक्सक्लूड, डिवाइड या डिस्कनेक्ट. यहाँ तक क्लियर है? जैसे बॉयज एंड गर्ल्स को अलग अलग कर दिया गया मीन्स उनको अलग अलग क्लास में बिठा दिया गया. डन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सब्सटेंशियल. सब्सटेंशियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मतलब अच्छा खासा मीन्स वो क्या है? आपका गुड अमाउंट में है, प्रचुर है, आपको जितना चाहिए उससे वो ज्यादा है. सब्सटेंशियल का मतलब हो जाता है गुड इन अमाउंट, लार्ज इन अमाउंट. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंसीडरेबल मीन्स आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, सोचने लायक है, अच्छा खासा है, गुड अमाउंट में है. एम्पल है, एनॉर्मस, ह्यूज, इमेंस एंड कोलोसल. अब मैं ना वैसे ही शब्द रखती हूँ जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट होते हैं. तो जितने बच्चे कॉम्पिटेटिव वाले हैं उनके लिए हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है, मेन शब्द और उसके सिनोनिम्स. हम इसके एग्जाम्पल को देखें. सब्सटेंशियल सम्स हैव बीन वेस्टेड ऑन दिस प्रोजेक्ट. सम्स का मतलब यहाँ पे मनी को हो गया है, अमाउंट को हो गया है कि एक अच्छा खासा, ग्रेट इन अमाउंट में पैसा इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या हो गया है? वेस्ट हो गया है. अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो अमाउंट वेस्ट ही कहलाएगा. बट वेस्ट भी नहीं है, हम उसको यूज कर सकते हैं एक्सपीरियंस की तरह. नेक्स्ट वर्ड हमारा एट टाइम्स. क्या होता है? कभी कभी मीन्स समटाइम्स, कभी कभी, ओकेजनली. जैसे द डिबेट वॉज हाईली इमोशनल एट टाइम्स. तो जो कभी कभी ना किसी किसी पॉइंट पर आकर ना जो डिबेट थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रही थी.
द डिबेट वॉज हाईली इमोशनल एट टाइम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपटेक। अपटेक का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। जैसे जो प्लांट्स हैं वो किसको अपटेक करते हैं, वो वाटर अपटेक करते हैं। हम लोग खाना अपटेक करते हैं। हम जैसे वैक्सीन है, हम लोग वैक्सीन लगवा रहे होते हैं तो हम वैक्सीन को अपटेक कर रहे हैं। दैट मीन्स द एक्शन ऑफ टेकिंग अप। आप उस चीज को ले रहे हैं अपने अंदर या फिर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सिनोनिम्स देखें तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, उसको आप अपने अंदर ले रहे हो। कंज्यूम करना मीन्स उसको खाना, खाना। इंजेशन आपका हो गया, इम्बाइविंग हो गया। इम्बाइव कर लेना मतलब किसी चीज को अपने अंदर सोक कर लेना, उसको अपने अंदर समा लेना। एक इसका दूसरा मीनिंग होता है अपटेक का, वो आपका समझ को कहता है, अंडरस्टैंडिंग या मतलब अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, किसी चीज को कैसे आप समझ पा रहे हैं। तो इसी से आपके दो फ्रेज भी हो जाते हैं। एक हो जाता है क्विक ऑन द अपटेक, दूसरा हो जाता है स्लो ऑन द अपटेक। अब आपको अपटेक का मतलब समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग से है। सो क्विक ऑन द अपटेक का मतलब क्या हो गया कि वो इंसान ना जल्दी समझ जाता है। वो इंसान कैसा हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, ठीक है। उसकी बुद्धि कैसी है, शार्प है। बुद्धि कैसी है, शार्प है, इंटेलिजेंट है। बट स्लो ऑन द अपटेक का मतलब, अपटेक का मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो इंसान वो कैसा है, समझने में थोड़ा स्लो है, उसको चीजें थोड़ी धीरे से समझ में आती हैं। अपटेक का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब इसको दो फ्रेज में हम लगा सकते हैं। स्लो ऑन द अपटेक मतलब समझने में धीरे, तो इसमें जो आप थोड़े स्लो वाले या मंद बुद्धि वाले जो शब्द होते हैं आप वो लगा देंगे। और दूसरा हो गया क्विक ऑन द अपटेक का मतलब क्या होता है, आपका समझने में तेज, ठीक है। और अपटेक का मतलब अंडरस्टैंडिंग तो है, इसके साथ में किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, उसका इस्तेमाल करना, कंज्यूम करना। जैसे ही शोज इरिटेशन विद पीपल हु आर स्लो ऑन द अपटेक, तो मतलब उसको इरिटेशन होने लग जाती है उन लोगों से जो लोग समझने में धीरे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर इज 90% अपटेक ऑफ वैक्सीनेशन इन द कंट्री, मतलब कंट्री में लोगों ने, जो 90% लोग हैं उन्होंने वैक्सीन को कंज्यूम किया है, मतलब वैक्सीन को लगवाया है। सो आज हमारी वोकैबुलरी इतनी ही थी, इसके बाद हम करेंगे आर्टिकल। नो मिसमैच बिटवीन सर्कुलेटिंग फ्लू स्ट्रेन्स एंड वैक्सीन स्ट्रेन्स, तो कोई भी मिसमैच नहीं है। जो फ्लू है, जो उसके स्ट्रेन्स हैं, जो उसके वेरिएंट्स हैं उसमें, और जो वैक्सीन दी जा रही है लोगों को उसमें, मतलब वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वही सेम जो आपका फ्लू जो फैल रहा है उसी को बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से उसकी वैक्सीन है। तभी तो दोनों के स्ट्रेन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एप्रोप्रिएट वैक्सीन दी जा रही है। सो जो आपका WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा कि इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है। WHO ने क्या रिकमेंड किया है, द इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स टू बी यूज्ड इन द वैक्सीन फॉर द कमिंग फ्लू सीजन्स इन एडवांस्ड बेस्ड ऑन करंटली सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स। तो WHO आपका सिंगुलर हो गया, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब रिकमेंड्स लगाया है। WHO ने क्या रिकमेंड किया है कि जो इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स को इस्तेमाल किया जाए वैक्सीन्स में। अब कब के लिए, कमिंग फ्लू सीजन, अब जो अगला फ्लू सीजन आएगा उसके लिए जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये इस समय पे लोगों में फैल रहा है, तो उसको हम यूज करें वैक्सीन बनाने में ऑलरेडी एडवांस में, ठीक है। WHO ने अनाउंस किया, देखो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। सो WHO अनाउंस द फ्लू वैक्सीन कंपोजिशन फॉर द 2025-26 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फ्लू सीजन। तो उसने क्या अनाउंस किया है कि फ्लू वैक्सीन कंपोजिशन कौन से ईयर के लिए, फॉर यहाँ पे क्या बता रहा है, ईयर का बता रहा है, कौन से ईयर के लिए, ये वाले ईयर के लिए, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के फ्लू सीजन में। तो इसको थोड़ा जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा। On March 7 and 8, several newspapers reported a surge in influenza cases in Delhi NCR region. So मार्च 7 और 8 को several means कई सारे, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि इंक्रीज हो गए हैं, सर्ज हो गए मतलब इंक्रीज हो गए हैं किस चीज में, जो इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनमें बहुत ज्यादा वो इंक्रीज हो गए हैं। कौन से एरिया में, दिल्ली और NCR रीजन में, ठीक है।
with some mentioning the spike as over 54%। और जो कुछ तो न्यूज़पेपर थे वो ये भी मेंशन कर रहे थे कि जो जो ये इंक्रीज हुआ है ये 54% तक केसेस में इंक्रीज हो गए हैं। अब ये जो सोर्स था, सोर्स ऑफ दिस न्यूज वाज अ लोकल सर्वे। अब देखो द सोर्स, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, सोर्स, इसीलिए वर्ब कौन है, वाज। द सोर्स वाज, अब आप ऐसे देखोगे अगर हम इसे काटें, द सोर्स वाज अ लोकल सर्वे ऑफ ओवर 13,000 पीपल इन दिल्ली एनसीआर रीजन। तो जो ये बोला जा रहा था कि जो 54% तक केसेस में इंक्रीज हो गए हैं फ्लू के केसेस में, इसका सोर्स क्या था, ये लोकल सर्वे उन्होंने किया था अराउंड 13,000 लोगों को दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर रीजन में। Why the estimate was not based on clinical testing but on common viral fever symptoms। अब जो एस्टिमेट्स लगाए गए थे कि इतने सारे लोगों में केसेस हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो ये कोई क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं हुई थी बल्कि कॉमन वायरल फीवर सिम्टम्स को देख के ही ऐसा बोल दिया गया था। और जो प्रेस रिलीज हुई थी उसने भी यही मेंशन क्या बोला था कि ये वायरल इलनेस है, जैसे आपका कोविड है वो भी वायरल था, फ्लू, वायरल फीवर एक्सेट्रा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एट्रीब्यूट द स्पाइक इन केसेस टू इन्फ्लुएंजा। अच्छा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, अब जो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स थी ना, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर एट्रीब्यूट का मतलब हो गया किसी को जिम्मेदार ठहराना। तो जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स है उन्होंने जो ये इंक्रीज हुआ था केसेस में उसके लिए किस चीज को रिस्पॉन्सिबल माना है, वो इन्फ्लुएंजा को, कि यानी कि ये कॉमन कोल्ड नहीं बल्कि ये इन्फ्लुएंजा है, ये फ्लू है। डन हुआ, तो यहाँ तक हमें समझ में आया न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एट्रीब्यूटेड द स्पाइक इन केसेस टू इन्फ्लुएंजा। एट्रीब्यूट टू जो होता है इसका मतलब हो जाता है रिस्पॉन्सिबल, किसी को जिम्मेदार ठहराना। डन। अकॉर्डिंग टू एनसीडीसी, एनसीडीसी क्या है आपका, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, कि अगर हम एनसीडीसी के अकॉर्डिंग देखें जो आपका इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोग्राम है, वो जो डेटा पोस्ट करते हैं, अच्छा जो उन्होंने पोस्ट किया था, द डेटा पोस्टेड ऑन, जो उन्होंने डेटा पोस्ट किया था February 27, 2025 में, जो उन्होंने 27 फरवरी 2025 को जो अपना डेटा पोस्ट किया गया था उसमें उन्होंने क्या दिखाया कि देयर वर 516 इन्फ्लुएंजा केसेस एंड 6 डेथ्स इन जनवरी दिस ईयर। तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 516 इन्फ्लुएंजा के केसेस आए थे और जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसी साल की जनवरी में। दिस ईयर मतलब इसी साल का। अब जो नंबर है, द नंबर ऑफ फ्लू केसेस अक्रॉस इंडिया फॉर ऑल ऑफ 2024 वाज 20,414 विद 347 डेथ्स। अब देखो यहाँ पे आप ग्रामर भी समझ सकते हो, जब भी हम द नंबर ऑफ लगाते हैं तो हमेशा हमारा जो वर्ब होती है वो क्या होती है, सिंगुलर। ठीक है, अब इसकी वर्ब ढूंढे, द नंबर ऑफ फ्लू केसेस अक्रॉस मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ये आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हो गई हमारी वॉज यहाँ पे वर्ब। द नंबर ऑफ फ्लू केसेस वॉज, द नंबर ऑफ फ्लू केसेस वॉज 20,414, जिसमें से आपकी 347 डेथ हुई थी। It is difficult to say if the cases reported in January this year are higher than in the same month last year as IDSP does not provide segregated monthly data। अब ये कह पाना मुश्किल है कि जो रिपोर्टेड इन जनवरी, जो इस साल जो केसेस रिपोर्ट हुए थे इस साल में, कि वो हायर है अब पिछले साल के सेम मंथ में, क्योंकि जो आईडीएसपी है डज नॉट प्रोवाइड, वो नहीं प्रोवाइड करता है सेग्रीगेट मींस अलग अलग, तो मंथली बेस्ड पे वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, ईयरली बेस्ड होती है, इसीलिए कंपैरिजन कर पाना मुश्किल है। Compared with IDSP, the US CDC provides a weekly influenza surveillance report। अब क्या कह रहे हैं, अगर हम IDSP को कंपेयर करें, जो यूएस का सीडीसी है, सीडीसी क्या है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, वो जो है ये मंथ वीकली इन्फ्लुएंजा सर्विलियंस प्रोवाइड करता है। वाइल जबकि जो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन डज नॉट अकर ईयर राउंड इन इंडिया, अगर जो जबकि जो इन्फ्लुएंजा के जो केसेस होते हैं वो आपके पूरे साल भर नहीं होते हैं। इट पीक्स, पीक्स मतलब इंक्रीज, ये कब इंक्रीज होता है, मॉनसून सीजन में, विद अ सेकेंडरी पीक, दूसरा पीक कब होता है, विंटर सीजन में,
जैसे जब आपका विंटर खत्म होने वाले होते हैं तो जो फेब और जो मार्च वाला महीना होता है जिसमें सीजन चेंज हो रहा होता है, उस टाइम पर ये फैलता है। एज पर अ May 2023 viewpoint in the Indian Journal of Medical Research, influenza causes substantial disease and death every year in India। तो जो इन्फ्लुएंजा है वो क्रिएट करता है, कॉज करता है ना, कारण बनता है किस चीज का? सब्सटेंशियल मीन्स इन अ गुड अमाउंट, अच्छी खासी बीमारियां होती हैं, इन्फ्लुएंजा के केसेस आते हैं और डेथ भी होती है हर साल इंडिया में। Acute respiratory infection surveillance between 2016 and 18 by 6 centers spread across India found 15.4% of cases were influenza, whereas जबकि 12.7% of severe acute respiratory cases were influenza। तो उन्होंने दिखाया कि जो ये लोग जो ऑलरेडी इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले लोगों के अगर 15.4% और जो सीवियर वाले हैं उनके अंदर 12.4% जो ये लोग हैं वो इस केस से, इस फ्लू से वो लोग प्रभावित होते हैं। Estimating the number of flu deaths is a challenge as routine testing for influenza is not done in clinical setting and influenza is rarely certified as a cause of death। अब वो क्या बोला है, आप जो कितने लोगों की मृत्यु हो रही है फ्लू के कारण, इसको एस्टिमेट कर पाना, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि जो रूटीन टेस्टिंग है इन्फ्लुएंजा की वो कोई क्लिनिकल तरीके से नहीं होती है और इन्फ्लुएंजा को तो मुश्किल से ही इसको कॉज ऑफ डेथ का मतलब कि किसी इंसान की मृत्यु का कारण तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं आता है वो, तो इस वजह से उसको एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल है। By modeling excess death using death data from the sample registration system and virological data from the influenza surveillance network of 10 labs across India states from 2010 to 13, a June 2020 paper estimated a mean of 1,27,092 influenza associated respiratory and circulatory death per year in India। ये पूरा का पूरा बताया गया है कि 2010, 2013, उसके बाद जून 2020 के जो पेपर हैं उन्होंने बताया है कि टोटल इतने लोगों की मृत्यु हो गई है पर ईयर। बाबा, पर ईयर इतने लोगों की मृत्यु पर ईयर होती है। एस्टिमेटेड फ्लू एसोसिएटेड डेथ वर हाई अमंग अडल्ट्स ओवर 65 ईयर्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। अब अगर देखें कि जो फ्लू के केसेस की जो डेथ अगर किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है, वो अडल्ट जो 65 साल से ऊपर की जिनकी एज है, या वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से नीचे की है। Yet means फिर भी according to the May 2018 guidelines for influenza vaccination issued by the Health Ministry, influenza vaccine is only considered desirable for people older than 65 years and children below the 5 years। तो येट फिर भी जो आपके मई 2018 की गाइडलाइंस थी जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन को लेके जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी थी, उन्होंने कहा था कि जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो सिर्फ किन लोगों के लिए डिजायरेबल है, वो लोग जो 65 साल से ऊपर की एज के हैं या बच्चे जो 5 साल से नीचे की एज के हैं। WHO ने क्या रिकमेंड किया? दैट इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन्स बी यूज्ड इन द वैक्सीन फॉर द कमिंग फ्लू सीजन मंथ इन एडवांस बेस्ड ऑन द स्ट्रेन्स दैट आर करंटली सर्कुलेटिंग। WHO ने क्या रिकमेंड किया है कि जो इन्फ्लुएंजा के जो स्ट्रेन्स हैं, जो वेरिएंट्स हैं, जो लोगों में फैल रहे हैं, उसी को अपकमिंग सीजन के लिए उनको वैक्सीन बनाने में यूज करना चाहिए। February 28 फरवरी 2025 को WHO ने अनाउंस किया द रिकमेंडेशंस फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कॉम्पोजिशन फॉर द 2025 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन इन्फ्लुएंजा सीजन। The recommendations made month before the next flu season give the manufacturer sufficient time to make vaccines। जो अब जो WHO के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो कई महीने पहले दे दी गई हैं नेक्स्ट फ्लू के सीजन से पहले, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल सके नई वैक्सीन्स को बनाने के लिए। Though there are a few ways to make flu vaccines including cell based and combinant vaccines, यद्यपि देर आर a few मतलब कुछ तरीके होते हैं जिससे फ्लू वैक्सीन्स को बनाया जाता है।
जिसमें से एक हो गया सेल बेस्ड और एक हो गया आपका रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स। Most common method is to use chicken eggs to grow the virus strains. Egg-based vaccines production takes months to finish. और जो एग बेस्ड वैक्सीन्स होती हैं उनमें महीने लग जाते हैं उसको कंप्लीट होने में। और सीरम इंस्टीट्यूट्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स इज एग बेस्ड। तो जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट है जो उसकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो एग बेस्ड होती हैं। वाइल जबकि जो आपका ये दूसरा है वो सैनोफी, वो दोनों ही एग बेस्ड और रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स बनाते हैं। वाइल इन मोस्ट केसेस, जबकि ज्यादातर केसेस में जो स्ट्रेन्स यूज्ड इन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स मैच विद द स्ट्रेन्स that circulate in the following season. At times the match is not perfect, leading to reduced vaccine effectiveness. While जबकि कई बहुत सारे केसेस में जो स्ट्रेन्स यूज किया गया था इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स के अंदर में और वो स्ट्रेन जो आपका ऑलरेडी फैल रहा है लोगों में, वो दोनों क्या हो रहे हैं इन द फॉलोइंग सीजन, वो लोगों में मैच हो रहा है। बट एट टाइम्स मीन्स कभी कभार ये जो मैच है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, मीन्स उनमें वेरिएशंस हो जाते हैं जो वैक्सीन दी जा रही है और जो स्ट्रेन है। इससे क्या होता है, जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है, जो उसकी इफेक्टिवनेस है, उसमें कमी आ जाती है। When vaccine are introduced, they represent strains identified from the previous year circulating viruses. जब वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो किस तरीके के स्ट्रेन्स उनमें यूज किए जाते हैं, वो स्ट्रेन जो प्रीवियस ईयर में वायरस जो हुआ था उसके तरीके से। वाइल जबकि जो सीजनल मिसमैच बिटवीन WHO declared strains and actual circulating strain can occur. No such mismatch has been reported this time. वाइल जबकि जो WHO ने स्ट्रेन्स को बताया है और जो एक्चुअली में हो रहा है, मतलब जो WHO ने बोला कि ये वाले वेरिएंट फैल रहा है, जैसे इन्फ्लुएंजा ए बी ये फैल रहा है और फिर वैक्सीन्स को उसी तरीके से बनाया गया, तो और जो रियल में फैल रहा है उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन इस साल ऐसा कोई भी मिसमैच नहीं हुआ। करंटली circulating strain in North India is expected to align with the WHO identified strain for the region. Currently जो सर्कुलेटिंग जो अभी फैल रहा है नॉर्थ इंडिया में इज एक्सपेक्टेड, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो WHO ने आइडेंटिफाई किया है स्ट्रेन वो उसी के साथ में क्या है मैच करे, अलाइन विद मीन्स मैच करे। ऐसा जो डॉक्टर राजीव हैं, सीनियर साइंटिस्ट एडवाइजर हैं सीरम इंस्टीट्यूट के। एज ऑफ अगर हम फरवरी तक का 15 फरवरी तक देखें तो उन्होंने क्या बोला, फॉर द 2024-25 season an estimated 57 million doses of flu vaccines were administered to adults in the US, and as of March 1, 2025 nearly 47% of the children received a flu vaccine. अगर हम 15 फरवरी 2025 तक देखें तो आपका जो 24 और 25 का जो सीजन रहा था उसमें अनुमान के रूप में देखा जाए तो 57 मिलियन डोसेस फ्लू वैक्सीन के दिए गए थे लोगों में, अडल्ट लोगों में, और मार्च 1 तक अगर देखें तो 47% चिल्ड्रन को ये फ्लू वैक्सीन रिसीव की। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अपटेक इन इंडिया हैज बीन हिस्टोरिकल लो। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का जो अपटेक है, यानी जो लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, वो बहुत ज्यादा लो रहा है। It has not increased significantly despite some of the worst flu outbreaks in recent years. It has not increased significantly means इस सही तरीके से, जितना अच्छे तरीके से गुड अमाउंट में इंक्रीज होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, कुछ वर्स्ट फ्लू आउटब्रेक्स हुए हैं उसके बावजूद भी लोगों ने वैक्सीन को बहुत ज्यादा नहीं लगवाया है। जैसे 2025 रिकॉर्डेड द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, 2015 में सबसे ज्यादा केसेस आए थे 42,592 और एंड जिसमें से 2,990 डेथ्स हुई थी इंडिया में। दो नॉट एट द सेम स्केल देयर हैव बीन लार्ज फ्लू आउटब्रेक्स सिंस 2015। और बोल रहे हैं कि दो, ऐसा नहीं उस मतलब नॉट एट द सेम स्केल, मतलब जितना 2015 में हुआ था सेम उसी स्केल पे नहीं, लेकिन फिर भी 2015 के बाद से आउटब्रेक्स हो रहे हैं। आउटब्रेक मतलब कोई चीज जो अचानक से फैल जाती है। 2017 में 38,811 केसेस हुए थे
जिसमें से इतने लोगों की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद 2019 का डेटा दिया हुआ है, फिर उसके बाद 2024 का इंफॉर्मेशन दी हुई है। एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसका हिस्सा नहीं है। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और आपको वहाँ पे डेटा दिया हुआ है तो आपको वो पूरे पूरे फिगर्स रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एज पर हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस हेल्थ केयर वर्कर्स शुड बी वैक्सीनेटेड। तो जो आपकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी गाइडलाइंस के अनुसार जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तो एटलीस्ट वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उनको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए। The vaccine is recommended for pregnant women, children and adults with chronic illness. और किस किस को ये वैक्सीन रिकमेंड की गई है? जो प्रेग्नेंट, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं और वो लोग जिनको कोई सीरियस या कोई लंबे समय से, क्रॉनिक मतलब कोई बीमारी जो लंबे समय से उनमें है। और while it is desirable for adults older than 65 year and children under 5 year despite the high mortality in the two extreme age groups. और ये डिजायरेबल बोली है अडल्ट्स को जो 65 से ऊपर की एज हैं या वो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं। डिस्पाइट के साथ हमेशा याद रखना, डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं और इसी का सेम हो जाता है इंस्पाइट ऑफ, इसके साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं। इसके बाद हमेशा अगर आपका कभी भी वर्ब आएगी तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी। डिस्पाइट द हाई मोर्टेलिटी इन द टू एक्सट्रीम्स एज ग्रुप। तो दो एक्सट्रीम एज ग्रुप कौन हो गए? एक तो आपके जो ओल्डर एज ग्रुप हो जाता है, ओल्ड एज हो जाती है, और जो एक आपका जो बचपन वाला होता है वो हो जाएगा। 2022 की जो स्टडी है उसने क्या पाया दैट ओनली 1.5% ऑफ अडल्ट एज 45 ईयर्स और ओल्डर वर एवर वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा। तो जो 2020 की जो स्टडी हुई थी उसमें ये पाया था जो 45 या उससे बड़ी उम्र के जो लोग हैं उसमें सिर्फ 1.5% लोगों ने अपने लिए वो कभी भी उन्होंने वैक्सीन लगवाई है इन्फ्लुएंजा के लिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अपटेक मीन्स जो लोग उसको ले रहे हैं, इंडिया रिमेन्स स्लो लेस देन 5% while the market has shown significant year on year growth। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इंडिया में अभी भी जो वैक्सीन अपटेक है वो 5% से कम ही है। लेकिन अब मान लो 5% से, लेकिन धीरे धीरे जो लोग हैं वो इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। ओवरऑल कवरेज रिमेन्स inadequate ड्यू टू लो पब्लिक अवेयरनेस एंड एब्सेंस ऑफ वाइड स्प्रेड प्रोग्राम्स। जो ओवरऑल कवरेज है वो अभी भी क्या है? अपर्याप्त है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू क्या बताता है? आपका कारण। ड्यू टू क्या बताता है? रीजन। कारण क्या है इसका? क्योंकि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है और इसके वाइड स्प्रेड मीन्स इसके चारों तरफ में फैले हुए प्रोग्राम्स नहीं है जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमने क्या ऑब्जर्व किया है? एन इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ फ्लू वैक्सीन इन इंडिया विद द मार्केट ग्रोइंग बाय 21% इन 2025 वर्सेस 2024 सेज अ Sanofi स्पोक्सपर्सन। उन्होंने ऐसा बोला है। तो वो क्या बोल रहे हैं? वी हैव, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों में जो वैक्सीन है वो ले रहे हैं। अगर हम ये दोनों मतलब 2024 और 2025 के अगर हम फिगर्स को देखें तो 2024 से 2025 के बीच में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 21% का अपटेक हुआ है। मतलब जो प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस ईयर में 21% ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। ठीक है। सीरम मैन्युफैक्चरर्स कितना करता है? 3 लाख, है ना। 3 लाख टू 4 लाख डोजेज एंड 100,000 10,000 लाख, हाँ 3 लाख टू 4 लाख डोजेज एंड कैन स्केल अप टू ओवर 1 मिलियन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो अराउंड 3 लाख से 4 लाख डोजेज बनाता है और इस चीज को स्केल अप करना मीन्स इस चीज को इंक्रीज कर सकते हैं मिलियन तक अगर डिमांड आती है तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आई होगी और इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब इट and join the telegram, the link is given in the description box. Thank you very much.